पनामा केस, सब इकट्ठे जाएंगे। कौमें मुश्किल हालात की भट्टी से ही ईंधन बंद करने का प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। हमारा आज का प्रोग्राम भी वक्त है पाकिस्तान में तेजी से चेंज होती हुई सूरत हाल। पाकिस्तान में आज फिलहाल कोई वजीर आजम नहीं है, कोई काबीना नहीं है, अमलन हुकूमत किसी के हाथ में नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी कल फारिग हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें नाअहल करार दे दिया था इस जुर्म में कि उन्होंने तौहीन अदालत की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। आज तवक्को ये थी कि जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे हम आपको बता सकेंगे कि पाकिस्तान का आइंदा वजीर आजम कौन होगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी इजलास हो चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज मुनक्किद किया। कल इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें की, लेकिन इस वक्त जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं ऐलान नहीं हो सका है कि पाकिस्तान का आइंदा वजीर आजम कौन होगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कन्फ्यूजन है, पार्टी के अंदर खींचातानी है और हुक्मरां इत्तेहाद भी इस तमाम अमल को आसानी से गुजरने नहीं देना चाहती। हुक्मरां इत्तेहाद ये चाहती है कि अब से इंतखाबात के बाद जो जमाना हो उसको अपनी कुव्वत के हवाले से उस जमाने में इख्तियारात मिले और इख्तियारात ऐसे हो कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारी कर सके। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शेयर आइंदा हुकूमत में महदूद कर दिया जाए और शेयर ज्यादा नुमाया नजर आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का और अवामी नेशनल पार्टी का। इसी वजह से गो के सदर आसिफ अली जरदारी को हुक्मरां इत्तेहाद ने ये इख्तियार दिया कि वो नया वजीर आजम चुन लें, लेकिन इसके लिए फिलहाल कोई फैसला नहीं हो सका और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कई नाम सामने आ गए हैं जिसमें सरे फहरिस्त नाम मखदूम शहाबुद्दीन का जो कि वफाकी वजीर सेहत है और इससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में वफाकी वजीर खजाना भी रह चुके हैं। मखदूम शहाबुद्दीन का ताल्लुक भी मुल्तान से है। सदर आसिफ अली जरदारी की दिली ख्वाहिश ये है कि जुनूबी पंजाब से हो पाकिस्तान का आइंदा वजीर आजम। यही बात कल उन्होंने इत्तेहादियों के साथ अपनी मुलाकात में भी की थी और अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि आइंदा इंतखाबात में वो चाहेंगे कि जुनूबी पंजाब से वजीर आजम का उम्मीदवार हो। इसीलिए मखदूम शहाबुद्दीन का नाम सबसे पहले आया, लेकिन हमें इंतहाई मुसद्दका ज़राए ये बताते हैं कि मखदूम शहाबुद्दीन के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल सामने आ चुके हैं। पहला मसला है एफडीन केस का, जिसमें मखदूम शहाबुद्दीन को मुलव्विस बताया गया है। मुबैना तौर पर 10 टन जो एफडीन दी गई जो कि सब की सब स्मगल हो गई और दुनिया भर में नशा आवर दवा कोकेन वगैरह बनाने में इस्तेमाल हुई, वो सब उस वक्त हुआ जब मखदूम शहाबुद्दीन वफाकी वजीर सेहत थे। दूसरा मसला मखदूम शहाबुद्दीन के लिए यह है कि जो कि इंतहाई अहम मसला है और वो मसला है साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी। हमें इंतहाई मुसद्दिका ज़राए बताते हैं कि मखदूम शहाबुद्दीन के सामने दीवार बन के खड़े हो चुके हैं यूसुफ रजा गिलानी। वो नहीं चाहते कि मुल्तान में से कोई और नाम, जनूबी पंजाब से कोई और नाम मखदूम शहाबुद्दीन जैसा नाम सामने आए और पाकिस्तान का आइंदा वजीर आजम हो। हमारे ज़राए कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है जो कि उनकी इस्लामाबाद में आखिरी ख्वाहिश भी है कि मखदूम शहाबुद्दीन को आइंदा वजीर आजम ना बनाया जाए। दूसरा नाम जो यूसुफ रजा गिलानी ही सामने लाए हैं और उन्होंने सदर आसिफ अली जरदारी कहा है कि अगर जुनूबी पंजाब से ही बनाना है तो हिना रब्बानी खर को पाकिस्तान का आइंदा वजीर आजम बनाया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी इस सिलसिले में अभी फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन हमारे ज़राए कहते हैं कि जुनूबी पंजाब से हिना रब्बानी खर एक मजबूत उम्मीदवार की हैसियत से सामने आई है। तीसरा नाम है अहमद मुख्तार का, गुजरात से ताल्लुक रखने वाले अहमद मुख्तार जो अब वफाकी वजीर पानी और बिजली है, उनका नाम भी सामने आया है। गो के इस सिलसिले में हमारी इत्तलात के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर नहीं आते, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा मसला गुजरात के दूसरे सियासतदान हैं चौधरी बरादरान, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही वगैरह ने सदर आसिफ अली जरदारी पर बावर करा दिया है कि चौधरी अहमद मुख्तार इन इलेक्शंस के आखिरी 5 माह में वजीर आजम की हैसियत से काबिल कबूल नहीं होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी क्योंकि अब इस बात पर पाबंद नजर आते हैं कि वो पंजाब से ही दूसरा वजीर आजम लें, इसलिए सैयद खुर्शीद शाह जिनका नाम सामने आ रहा है
صدر آصف علی زرداری اگر چاہیں بھی تو اس وقت وہ نہیں سمجھتے کہ سندھ کا وزیر اعظم اس وقت پاکستان کے لیے قابل قبول ہوگا، کیونکہ خود وہ صدر کی حیثیت سے ان کا تعلق سندھ سے ہے۔ تو 4 ناموں کی لڑائی ہے، مخدوم شہاب الدین، ہنا ربانی گھر، احمد مختار اور خورشید شاہ۔ مخدوم شہاب الدین سب سے فرنٹ رنر ہیں، لیکن ان کے ساتھ مسائل بھی ہیں، اور مسائل پاکستان کے آئندہ وزیر اعظم کے ساتھ اگر وہ ہوتے ہیں آسان نہیں، سنگین ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق سوئس عدالتوں کو اور سوئس حکام کو خط لکھیں گے یا نہیں، مسئلہ خود ان کی ذات ہے اور ان کے وہ اقدامات ہیں جو انہوں نے اسی حکومت کے دوران کیے۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے، اس اہم موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہے اخبار دی نیوز کے ممتاز معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ عمر چیمہ۔ بہت بہت شکریہ عمر چیمہ صاحب۔ ایفرڈین کیس ایک بہت اہم کرپشن اسکینڈل ہے۔ ایک طرف اس میں علی موسیٰ گیلانی، جناب یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے مبینہ طور پہ ملوث ہیں، دوسری جانب وزیر صحت کی حیثیت سے مخدوم شہاب الدین اس میں ملوث بتائے گئے ہیں۔ کیس کی انویسٹیگیشن ہے اینٹی نارکوٹک فورس کی، جس کی کمانڈ کرتے ہیں ایک میجر جنرل، اور وہ میجر جنرل اور یہ فورس کے جو لوگ ہیں جن کا تعلق پاک فوج سے ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں جنرل ہیڈ کوارٹرز کو۔ اب آپ پہلے یہ بتا دیجئے کہ مخدوم شہاب الدین کے خلاف جو ثبوت ہے یا جو مبینہ ثبوت ہے ایفرڈین کیس کا، وہ کتنا مضبوط ہے؟ کامران صاحب، یہ ان کے خلاف کافی سالڈ ایویڈنسز ہیں، اور اس چیز کا اعتراف مخدوم شہاب الدین صاحب اپنی ایک انویسٹیگیشن میں کر چکے ہیں۔ ان کو مئی کے دوسرے ہفتے میں اے این ایف والوں نے بلایا تھا، اور اس میں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا تھا کہ جو انفیکٹ ان کے دور میں 2 کمپنیز کو ایکسیس کوٹا دیا گیا ایفیڈرین کا۔ پاکستان کے پاس جو ایک انٹرنیشنلی ڈٹرمنڈ ہماری نیڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں ہر سال 22,000 کے جی ایفیڈرین چاہیے، لیکن مخدوم صاحب کے دور میں 31,000 ایفیڈرین امپورٹ کی گئی۔ اس میں برلیکس کو دی گئی جو ملتان کی ایک کمپنی ہے، اور دوسرا ڈناس کو دی گئی۔ برلیکس کی کمپنی جس میں علی موسیٰ گیلانی صاحب کا نام آ رہا ہے کہ وہ اس کے بینیفیشری ہیں، اور ڈناس وہ ہے جس میں مخدوم شہاب الدین صاحب نے۔ اچھا عمر یہاں پہ ذرا سا ٹھہریے گا، یہ بتا دیجئے کہ یہ جو 2 کمپنیاں ہیں جن کو کہ یہ غیر معمولی کوٹا دیا گیا، ان دونوں کا تعلق ملتان سے ہے، اور کیا یہ درست ہے کہ یہ دونوں غیر معروف کمپنیاں ہیں اور اس ایفرڈین کے کوٹے کے حوالے سے ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں موجود تھا، اور یہ غیر معروف کمپنیاں ہیں جو کہ اس کام میں نہیں تھی، دونوں کا تعلق ملتان سے ہے، مخدوم شہاب الدین نے کا تعلق بھی ملتان سے ہے اور علی موسیٰ گیلانی کا تعلق بھی ملتان سے ہے؟ یہ سارا یہ ایک کوئنسیڈنس ہے، یہ اتفاق کی بات ہے خالی؟ نہیں کامران صاحب، جو برلیکس کمپنی ہے یہ اس کا تعلق ملتان سے ہے، اور جو ڈناس ہے یہ اسلام آباد سے ہے، اور مخدوم شہاب الدین صاحب جو ہیں وہ خود غالباً رحیم یار خان سے بلانگ کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ دونوں کو ان کے دور میں کوٹا ملا، اور چونکہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ ایک کولڈ وار چل رہی ہے گیلانی صاحب کے درمیان اور مخدوم صاحب کے درمیان، اور مخدوم صاحب بھی کافی دیر سے خواہش مند ہیں کہ گیلانی صاحب کسی طرح سائڈ لائن پہ ہوں تو میں آگے آؤں ایز اے پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ۔ تو انہوں نے جب برلیکس کی انوالومنٹ اور ان کو پتہ چلا کہ اس میں علی موسیٰ گیلانی بھی ہیں، تو انہوں نے اس کی انکوائری شروع کر دی، تاکہ اگر کوئی اس طرح کی کوئی ایک کلیئر کٹ ان کو کوئی علی گیلانی کی کوئی انوالومنٹ مل جاتی ہے تو ایک پراپر کیس بن جاتا ہے۔ تو عمر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی موسیٰ گیلانی کے خلاف جو محکمہ صحت میں تحقیقات شروع ہوئی وہ دراصل خود مخدوم شہاب الدین نے اس کی ابتدا کی، اور مخدوم شہاب الدین نے یہ چیز جو کی اس میں وہ اس کا سیاسی فائدہ بھی اٹھانا چاہتے تھے؟ جی بالکل، بظاہر تو یہی لگتا ہے، اور ان کے دور میں انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اور بعد میں جو کوئی انہوں نے جو انکوائری کمیٹی بنائی تھی جو اس نے ریکمنڈیشن دی اس پہ بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، اور ڈناس کو انہوں نے اس ٹائم انوالو نہیں کیا۔ یہ تو بعد میں جب سپریم کورٹ درمیان میں انوالو ہوگی تو اس کا ایک سکوپ انویسٹیگیشن کا ایکسپینڈ ہوتا گیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ ڈناس کو بھی 2,500 ٹن کا کوٹا ملا ہے امپورٹ کرنے کا، اور وہ مخدوم صاحب کے اصرار پہ ملا ہے۔ نہ صرف کہ ان کے اصرار پہ ملا ہے، اس کی ایک سالڈ ایویڈنس یہ ہے کہ مخدوم صاحب نے تحریری طور پہ جو ڈی جی ہیلتھ ہے ان کو لکھ کے دیا تھا، جو اس چیز پہ مصر تھے کہ ان کو نہ دیا جائے، لیکن مخدوم صاحب نے ان رائٹنگ لکھ کے دیا کہ ان کو یہ کوٹا دیا جائے۔ تو بعد میں جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور اے این ایف نے مخدوم صاحب کو بلایا تو مخدوم صاحب نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ تحریر میری ہے اور میں نے
मैंने ही अलाउ किया था, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी तो मासूमियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उमर मुझे चीमा, क्या पता तो मेरे पास कितने लोग आते ऐसे हैं कि- मामले में अगर मखदूम साहब नहीं होते, ये विफाकी वजीर नहीं होते, कोई आम पाकिस्तानी होता, तो अब तक तो वो बाकायदा इस केस में मुल्जिम डिक्लेयर हो चुका होता। ANF ने गो के मखदूम साहब के लिए ये नहीं किया है, लेकिन आइंदा ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ये शवाहिद जो आप बता रहे हैं अगर मौजूद है और ये केस है जिसकी तहकीकात हो रही है, तो मखदूम शहाबुद्दीन तो बराह रास्त मुल्जिम है इस केस में। कामरान साहब, जो डनास फार्मा जिसको इन्होंने कोटा अलाट किया, उसके मालकान ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, और मखदूम साहब पे भी एंटी नारकोटिक्स एक्ट 1997 के 9C, जो सेक्शन 9C है, उसके तहत इन पे भी केस हो सकता है, जो कि एक फिट केस ऑलरेडी मौजूद है। ये उनके सियासी असर रसूख की वजह से ANF जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले हैं वो ज़रा हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। इन्होंने लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट को 7 जून की समाअत के दौरान ANF ने ये बात का इकरार किया था, बल्कि ख़ुद बताया था कि मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो है उन पे केस इस्टेब्लिश हो रहा है। इस पे चीफ जस्टिस जो इस केस को सुन रहे थे, उस बेंच की सदारत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने तो आपको फ्री हैंड दिया हुआ है, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? आप सबको, जो लोग इन्वॉल्व हैं, विदाउट फियर एंड फेवर, और ये अंदाज़ा किए बगैर कि कौन कितना सियासी असर और रसूख का मालिक है। और ये उन्होंने बाकायदा नाम लिया मखदूम साहब का कि अगर वो इन्वॉल्व हैं और आपने उन पर केस इस्टेब्लिश किया तो आप उनको गिरफ्तार करें। और ये बहुत शुक्रिया उमर चीमा हमारे साथ थे। मुमताज मारूफ अखबारी न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। बहुत अहम मामला है। मखदूम शहाबुद्दीन फ्रंट रनर हैं, पाकिस्तान के आइंदा वजीर आजम, लेकिन उनके साथ चिपटा हुआ है ये केस, बहुत अहम केस है, एफडीन केस। मंशियात बनाई जाती है, कोकेन, हेरोइन वगैरह बनाने में एफडीन इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में गैर मामूली अमल हुआ सन 2010 में कि 10 टन एफडीन जो है वो जारी किया गया 2 कंपनियों को, और वो गायब हो गया अमली तौर पर, और बराह रास्त उसमें मुलव्विस हैं मुबैना तौर पर साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी और पाकिस्तान के मुतवक्का आइंदा वजीर आजम मखदूम शहाबुद्दीन, जिनका तहरीरी सबूत सामने आ चुका है एंटी नारकोटिक फोर्स के पास है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी मामले की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूछ चुके हैं एंटी नारकोटिक फोर्स से कि अगर आपके पास ये सबूत मखदूम शहाबुद्दीन के हवाले से मौजूद है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों ना किया गया? क्या कल मखदूम शहाबुद्दीन पाकिस्तान के आइंदा वजीर आजम होंगे, या ये हुमा किसी और के सर पे बैठेगी? और अगर बैठेगी तो पाकिस्तान का सियासी माहौल क्या होगा? इसके बारे में तफसील से तज्जिया करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यूसुफ रजा गिलानी तो गए, मगर आइंदा वजीर आजम कौन होगा ये कौम को नहीं पता, और शायद फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को भी नहीं पता। आज इजलास तो हुए, लेकिन कौन हो वजीर आजम इसका फैसला नहीं हो सका है। मखदूम शहाबुद्दीन फ्रंट रनर हैं, लेकिन उनका क्या अंजाम हो सकता है? वक्त से कबल हमने आपको बताया दूसरा नाम हिना रब्बानी खर का है, क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश ये है कि जनूबी पंजाब से कोई वजीर आजम होना चाहिए, और यूसुफ रजा गिलानी जो मखदूम शहाबुद्दीन के मुखालिफ है, हिना रब्बानी खर के हामी नजर आते हैं। तीसरा नाम चौधरी अहमद मुख्तार का है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इस बारे में कंफर्टेबल नहीं है। क्या होने वाला है, और सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने इत्तेहादियों को क्या बताया है? सबसे अहम इत्तेहादी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उसके एक बहुत अहम सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी काबीना के साबिक वजीर जनाब फैसल सालेहात हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। आपकी पार्टी को क्या बताया गया है? अब तो चंद घंटे रह गए हैं, कल सुबह की बात है। कौन है आइंदा का वजीर आजम? कामरान साहब, कल से हमारे अपनी पार्टी के अंदर एक मशावरत का अमल शुरू हो चुका है, और उस मशावरत में हमने सबसे पहले तो हमने अपने खुद जो इक़्तिदार में या पावर शेयरिंग के फार्मूला के पैरामीटर्स हैं उनको हमने खुद असर नौ दोबारा से तयन करना है, क्योंकि हमारी पिछले 13-14 माह से जो हम कोalition का हिस्सा रहे हैं, वो कि हमारी कमिटमेंट थी जब हमने मई 2011 में शामिल हुए थे कि जी हम जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, और सबसे बढ़ के ये है कि डिलीवरेंस के लिए हम शामिल हो रहे हैं। लेकिन उस हवाले से हमारे पार्टी के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे पार्टी के जो मेंबरान असम्बली उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे जो वज़रा और वज़रा ममलिकत वफाकी काबीना में गए उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे 13-14 माह की कारकर्दगी के हवाले से। तो हमने सबसे पहले तो अपने इन हाउस से पहले एक कंसेंसस बिल्डअप करना था, जो कल भी हुआ हमारी मीटिंग में। फिर आज हमारी एक बाज़ाब्ता पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई
चौधरी शुजात हुसैन के घर पे। लेकिन फैसल साहब ये बताइएगा कि फिर आपने तो जाना है, कल कौमी असेंबली में पेपर फाइल वगैरह हो जाएंगे, नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे, परसों जो है आपने वोट देना है, तो आप आइंदा चंद घंटों में इस नया पावर शेयरिंग फार्मूला लेके जरदारी साहब के पास जाएंगे और इसको एक नई शेप देना चाहेंगे। आपकी तैयारी भी अभी आप कह रहे हैं कि मुकम्मल नहीं है। नया पावर शेयरिंग फार्मूला नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नए पावर शेयरिंग फार्मूला जो हमारा ओरिजिनल पावर शेयरिंग फार्मूला है उस पर जिस तरीके से अमल दरामद नहीं हो सका, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से आज बात हुई है। और उसी हवाले से ही कल भी जब चौधरी साहब की मीटिंग हुई जरदारी साहब के साथ, उन्होंने उस बात का इयादा वहाँ पे किया। आज भी मीटिंग में उसी का इयादा किया गया। और कल देखें, ये तो एक तो फॉर्मेलिटी है कि कागजात नामजदगी दाखिल होंगे। हमने पीपल्स पार्टी को कह दिया है जी कि आप मेजर पार्टी हैं, आपका हक बनता है वज़ीर आज़म लाने का। इसके बावजूद कि आज की मीटिंग में हमारे मेंबरान की जो ओवरवेलमिंग अक्सरियत है, उन्होंने कहा जी कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आज़म भी होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई बड़ी पार्टी है कोई छोटी पार्टी है, कोalitions में तो ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी पार्टी ने एक फैसला किया और बड़ापन का फैसला किया कि हमने पीपल्स पार्टी को ये इख्तियार दिया है कि वो अपनी। लेकिन फैसल साहब ये बताइएगा कि ये अगर आपको नहीं पता कि वजीर आजम कौन होगा, काम तो आपने वजीर आजम के साथ करना है। यूसुफ रजा गिलानी के साथ आपकी शिकायतें रही हैं, 14 महीने आप कह रहे हैं कि आपका काम नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि हमें नहीं जानना कि कौन वजीर आजम होगा, तो कैसे काम चलेगा अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सा शख्स है जिसके साथ आपने ये काम करना है? और क्यों आप नहीं चाहते कि आपको पता चले कि आपको पहले से आपको बताया जाए कि कौन शख्स है? अभी चंद घंटे रह गए, नॉमिनेशन पेपर फाइल हो रहे हैं, क्यों आपकी ये ख्वाहिश नहीं है कि आपको पता हो और कल जाके फिर मसाइल होंगे? क्योंकि हो सकता है जो शख्स हो वो आपके साथ नहीं सही चले, आपकी उसके साथ भी तो कोई बातचीत होनी जरूरी है, या सब कुछ जरदारी साहब से ही करेंगे आप? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कामरान साहब। उसी हवाले से मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारी पार्टी ने आज फैसला किया है, क्योंकि वोटिंग तो होनी है परसों जुमे की शाम को, तो आज ये हमारी पार्टी ने फैसला किया कि पीपल्स पार्टी जिसको मैं नॉमिनेट करेगी वजीर आजम, कल वो हमारी पार्टी के साथ मिल के बैठ कर एक मीटिंग करेंगे। वो साहब जो प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट होंगे, ताकि जो आने वाला जो 7-8 महीने बाकी रहते हैं हमारी असेंबली पार्लियामेंट के टेन्योर को, उसमें हमने किस तरीके से और किस तरह से आगे चलना है, क्योंकि हमें बड़े तल्ख तजर्बात हुए हैं पिछले 13-14 माह के हवाले से। तो ये आज फैसला हुआ है, तो उम्मीद है कि इस पर कल अमल दरामद होगा। और ये पीपल्स पार्टी ने जो नाम, लेकिन सर ये अभी तो 10:15 10:30 हो रहा है, अभी तक तो नहीं पता है कि वजीर आजम का कौन होगा। उसमें प्रॉब्लम्स, मुझे लगता है कि अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उसका नाम नहीं आ रहा। फिर आप लोग किस वक्त बैठेंगे उस नए वजीर आजम के साथ? अभी तो नाम ही नहीं है। साहब मेरी कुछ मजबूरी है, हमें बताया तो दिया गया है वजीर आजम किसने होना है, बट मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी उस जिम्मेदारी का इयादा करते हुए मैं अभी वो बता नहीं सकता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस हवाले से जरा सब्र का थोड़ा सा और आपको इंतजार। तो फैसल साहब ये बताइएगा कि ये बात आ रही थी कि अहमद मुख्तार के नाम पे जो है, क्योंकि वो गुजरात के सियासतदान हैं, चौधरी साहबान भी गुजरात के सियासतदान हैं, वो वीटो आप लोगों ने किया। वाज़ेह करना चाहता हूँ कामरान साहब, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया, पूछा आपने। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ी क्लियर कट ये बात कही है कि हमने किसी किस्म का कोई वीटो किसी के हवाले से हमने नहीं किया। तो ये तो क्या सराइयाँ हम चल रही हैं कि जी अहमद मुख्तार के हवाले से चौधरी शुजात ने वीटो कर दिए, किसी के हवाले से हमने नहीं किया। हमने तो बड़ा क्लियर कट प्रेसिडेंट जरदारी को कह दिया कि आप जिसको आप वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, ये आपके सवाबदीद है, आपका राइट है, आप उसको बना दें। हमें किसी किस्म का एतराज़ नहीं होगा। हमें सिर्फ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये कि हमारे एज ए कोalition पार्टनर, एज ए मेजर कोalition पार्टनर, हमारे साथ जो वादे किए गए हैं या हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग की गई है, उसको लेटर एंड इन स्पिरिट उसको पूरी तरह उस पर अमल दरामद किया जाए। और सबसे बढ़कर एक और कामरान साहब, जो हमने आज एक और हमारी पार्टी ने जो मुतालबा किया है कि आप फौरी तौर, जो प्राइम मिनिस्टर आएगा फौरी तौर पे ये कमिट करेगा कि जो बिजली का बुरहान है जो पूरे मुल्क में जिसने एक इज़्तिराबी कैफियत पैदा की हुई है, उसको फौरी तौर पे उसको हल करने के हवाले से फौरी इक़दाम किए जाएंगे। ये हमने एक किस्म का, आप समझ लें, इसको हमने मशरूत रख दिया है अपनी इस कोalition की जो आगे चल के हमने इनके साथ अंडरस्टैंडिंग करनी उस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल सयाद। कहते हैं हमें बता दिया गया है कि कौन वजीर आजम होगा, लेकिन ना वो हमें बता रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ बताया गया है। ये हमें पता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हमें थोड़ी देर कबल उनके इंतहाई सीनियर रहनुमा ने कहा कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है,
सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि जनूबी पंजाब से वजीर आज़म होगा आइंदा, और मखदूम शहाब का नाम उनको लगता है कि एक प्रोमिनेंट नाम है जो कि हो सकता है, लेकिन मखदूम शहाब होंगे या नहीं इसका फिलहाल हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस बारे में फर्म पोजीशन हासिल नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी अब रुखसत हो चुके हैं ऐवान वजीर आज़म से, और आज पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उन्होंने कहा कि खुफिया हाथ ने काम दिखाया, को नाअहल करार दे दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि वक्त आने पे वो बताएंगे कि खुफिया हाथ कौन था और किस तरह से उनको नाअहल करार दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी ने फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं इत्तला दी है, लेकिन अपनी रवानगी को और अपने इख्तिताम को उन्होंने खुफिया हाथ से जोड़ दिया है। पाकिस्तान के सियासी माहौल में जो तब्दीली आई है, पहली बार है एक मुंतखब वजीर आज़म सैक हुआ है, नाअहल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में पहली बार वजीर आज़म की रुखसती हुई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, अदालत के जरिए। इस पर हम बात करेंगे और इस पूरे माहौल का तज्जिया हासिल करेंगे। पाकिस्तान के नामवर तज्जियाकार, सियासी उमूर के तज्जियाकार और कौमी असम्बली के रुकन जनाब अयाज अमीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज अमीर साहब। एक आम पाकिस्तानी को जो इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है, मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर पाकिस्तानी हो, उसको लगता यह है कि जैसे कोई सर्कस सा एक खेला जा रहा है, कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, क्या होने वाला है। इससे तो बहुत अरसा पहले हमारी सियासत को तो कई लोगों ने मस्खरों का नाच उसके साथ भी तशबीह दी। मरहूम मौलाना कौसर नियाजी ने एक दफा कहा था कि इस्लामाबाद में शायद हमें फॉर्मर वज़राए आज़म के लिए एक स्पेशल कब्रिस्तान हमें बनाना पड़े। उनका जो है नागहानी उनके साथ बहुत कुछ होती है, और ये उस लेटेस्ट जो पाकिस्तान में हुआ है यूसुफ रजा गिलानी के साथ। तो सारी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, लेकिन हम इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में से हम चलते रहते हैं। और वो जो एक चीज होती है जिसे स्टेबिलिटी नाम का कहते हैं, ठहराव जो है हमारी सियासत में, पता नहीं कौन सी आंख हमारी सियासत को लगी हुई है कि वो ठहराव 65 साल बाद भी हमें हासिल नहीं हो रहा। लेकिन आइंदा 6 माह में इंतखाबात होने हैं और यूसुफ रजा गिलानी भी चले गए, और जाहिर है कि नया वजीर आज़म परसों तक आ जाएगा। वो ठहराव जिसकी आप तमन्ना कर रहे हैं, जो 18.5 करोड़ पाकिस्तानी आपके साथ शेयर करते हैं, गुज़िश्ता महीनों सालों के मुकाबले में आइंदा 6 महीनों में आपको वो ठहराव कहीं नजर आता है? आप देख तो लीजिए कि जो नाम आप ले रहे हैं ये कैसी एक दौड़ है मीडियोक्रिटीज की। कई दफा तो हंसी आती है, ये जो 3-4 नाम आपने गिनवाए हैं, कभी कोई पहले इनको कह सकता था कि वज़राए वजीर आज़म का जो मनसब है उसके हवाले से इनके बारे में बहस और तबसरा किया जाए? तो वो जो कहत हमारी सियासत में जिसकी बात हम करते हैं, वो कहत भी इस रेस में बड़ी नुमाया होती है कि कैसे कैसे नाम आ रहे हैं। और ये भी आप सोच लीजिए कि एक नाम आ जाए या दूसरा नाम आ जाए, उससे फर्क क्या पड़ेगा? आप क्या कह सकते हैं कि ये अगर होगा तो ये ड्रामाई इनकलाब आ जाएगा, ये ना होगा तो वो कुछ ऐसी बात है ही नहीं है। अब ये अगले 5-6 माह जो है लूली लंगड़ी हुकूमत है, बस ये लड़खड़ा के ही चलेगी। वो जो हवा और तूफान के थपेड़े एक इस तरफ से आएंगे, कोई दूसरी जानब से आएंगे, और ये बेचारा जो कल हम जिसको नामजद करने जा रहे हैं, ये उसका नॉमिनल सामना उसे करना पड़ेगा। यही हमारे सियासत का हाल है। फिर इस पे मजीद और तबसरा क्या किया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अयाज अमीर। कह रहे हैं कि आइंदा 6 माह में भी एक लूली लंगड़ी हुकूमत होगी, लड़खड़ा के चलेगी, और जो नाम सामने आ रहे हैं उससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या सोच सकते थे कि ये हजरात कभी पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे, और जब इनमें से कोई वजीर आजम होगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। लूली लंगड़ी हुकूमत होगी अयाज अमीर के बकौल। कमर्शियल ब्रेक। यूसुफ रजा गिलानी अलविदा कह गए, आज अलविदा करते करते कुछ और कह गए, और जाने से पहले भी कुछ कहा करते थे। इस सब का जायजा लेते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।